आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेन वंश, और यहाँ पे देख सकते हैं सेन वंश के अलावा भी पढ़ेंगे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद चंदेल वंश और कुछ छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेन वंश के बारे में। देखिए ये रहा सेन वंश। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि इस वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन। यानी सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन थे। इस वंश का अगला शासक विजय सेन बने। सामंत सेन के बाद कौन सा शासक बने थे? विजय सेन बने थे। इस सेन वंश की राजधानी लखनऊती या नदिया, जो कि बंगाल में थी। ठीक है, तो सेन वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? लखनऊती थी। नेक्स्ट है विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो सेन वंश का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? विजय सेन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया जा रहा है कि विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन जो थे कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। विजय सेन अपनी दो राजधानी बनाई थी। विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। पहला जो था विजयपुर पश्चिम बंगाल में था, और दूसरी जो राजधानी थी विक्रमपुर, जो पूर्वी बंगाल में स्थित था। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। अभी इसका जो स्थिति है कहाँ है? ये बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है विजय सेन ने परमेश्वर और परम भट्टारक और महाधिराजा की उपाधि धारण की थी। तो विजय सेन ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधिराज की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा विजय सेन ने। नेक्स्ट है विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन बना। कौन बना? बल्लाल सेन। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन बना। बल्लाल सेन विद्वान और समाज सुधारक था। बल्लाल सेन जो थे विद्वान और समाज सुधारक थे। दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। तो दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। नेक्स्ट है अद्भुत सागर की रचना के दौरान ही उनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लक्ष्मण सेन, कौन? लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया था। तो अद्भुत सागर की रचना के दौरान ही बल्लाल सेन का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और उसको पूरा किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इनके दरबार में जयदेव रहते थे। तो विजय सेन के दरबार में कौन रहते थे? जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की क्या किया था? रचना किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया जा रहा है कि लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना, और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश समाप्त हो गया। तो देखिए लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना, और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण किया था। तो देखिए परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने धारण किया था। लक्ष्मण सेन सेन वंश का प्रथम शासक था, जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, और इससे पहले अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखी जाता था। तो देखिए लक्ष्मण सेन जो था सेन वंश का प्रथम शासक था, जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, और इससे जो पहले अभिलेख लिखे जाते थे प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। तो यहाँ तक रहा सेन वंश के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बोला गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति हुई गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था। प्रतिहारों के अभिलेख में इन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो देखिए श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया किन्हें? गुर्जर प्रतिहार वंश को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हमें मिलता है।
इस वंश के जो संस्थापक है नागभट्टम प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम थे। दूसरा है पॉइंट कि नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। देखिए नागभट्ट जो थे मालवा के क्षेत्र में क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश का दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था और इसी के समय कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो इस वंश का दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक जो बना वत्सराज था और इसी के समय कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज बना। कौन बना? मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी। तो देखिए इस वंश का सबसे श्रेष्ठ जो शासक बना मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मिहिर भोज के उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। तो मिहिर भोज के उपलब्धियों की जो चर्चा है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मिहिर भोज ने गुर्जर की शक्ति प्रकाष्ठा पर पहुंचा दी थी। तो मिहिर भोज जो थे गुर्जर शक्ति का जो प्रकाष्ठा थी वो ऊपर पहुंचा दिया था। प्रकाष्ठा यानी सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। ठीक है। मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल शासक बना। तो मिहिर भोज के पश्चात उसका जो पुत्र था महेंद्रपाल शासक बना और इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। इसने क्या किया था? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। किसने? तो महेंद्रपाल ने। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, जिन्होंने कर्पूरी मंजरी और काव्य मीमांसा और बाल रामायण आदि ग्रंथ की रचना किए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो राजशेखर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में इस वंश को गुर्जर कहा गया है। स्कंद पुराण में इस वंश को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। नेक्स्ट है इस वंश का अंतिम जो शासक था यशपाल बना। कौन बना? यशपाल, यानी गुर्जर वंश का जो अंतिम शासक बना यशपाल बना। यशपाल के बाद यह वंश स्वतः ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ तक लास्ट रहा गुर्जर वंश के बारे में पढ़ने के लिए। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे चंदेल वंश या जाजक भुक्ति वंश। तो देखिए चंदेल वंश पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। यानी चंदेल वंश कहाँ था? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसे जेजक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। चंदेल वंश ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली, तो देखिए बेसर शैली किसको बोलते हैं? द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है, को जन्म दिया। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण किस शैली में किया था? तो बेसर शैली में किया था। ठीक है। और बेसर शैली कौन दो शैलियों का मिश्रण होता है? तो द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को क्या कहते हैं? मिश्रित शैली भी कहते हैं। मध्य भारत में बनने वाली अधिकांश मंदिरें बेसर शैली में बनी है। तो देखिए बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं और मध्य भारत में बनने वाली अधिकांश मंदिरें कौन सी शैली में बनी है? बेसर शैली में बनी हुई है। देखिए इसके बारे में बेसर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली, इसके बारे में हम सब 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में, और वो भी इमेज के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रारंभ में इसकी जो राजधानी थी कलिंजर को महोबा भी कहा जाता था। तो यानी कलिंजर में थी, किंतु बाद में इसे खजुराहो स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए प्रारंभ में इसकी जो राजधानी कहाँ था? कलिंजर में था, किंतु बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि इस वंश के जो संस्थापक थे नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक। इस वंश का अगला जो शासक बना यशोवर्मन बना। कौन बना? यशोवर्मन बना था। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया।
तो देखिए यशोवर्मन ने क्या किया, खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया और इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। तो इस मंदिर को क्या कहा जाता है, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। इस वंश का जो अगला शासक बना धंग बना। कौन बना, धंग था। यह शिव को मानता था। किसे मानता था, शिव को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। और इसने क्या किया, खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। नेक्स्ट है, इसे कंदरिया महादेव के नाम से भी जाना जाता था। जो शिव मंदिर को निर्माण करवाया उसे किस नाम से जाना जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति है। तो देखिए इस मंदिर के प्रांगण में क्या है, नंदी बैल की मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ी नंदी बैल की प्रतिमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राजा धांग ने जिन्नाथ और विश्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजा धांग ने जिन्नाथ और विश्वनाथ बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, धांग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ली थी। तो देखिए धांग ने क्या किया था, गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि लिया था। नेक्स्ट है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर था। कौन था, विद्याधर। इसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया बल्कि डर से भाग गया था। तो देखिए इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ वो विद्याधर हुआ, जिसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद गजनवी के सामना नहीं किया बल्कि डर से भाग गया था। नेक्स्ट है, विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक विरोध किया था। तो विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए इस वंश का अंतिम शासक परमार्दी था। कौन था, परमार्दी देव, जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया और उसके क्षेत्र को मिला लिया था। तो इस वंश का जो अंतिम शासक बने परमार्दी देव, जिससे पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित कर दिया और इसके क्षेत्र को मिला लिया था। अल्लाह रुदला दोनों भाई परमार्दी देव के सेनापति था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अल्लाह और रुदल दोनों भाई परमार्दी देव का सेनापति था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि अधीनता अस्वीकार कर ली, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी थी। तो देखिए परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके कारण उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, और ये लास्ट है चंदेल वंश का। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अंततः क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि कुछ छोटे राज्यवंश भी हुए थे, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है मैत्रक वंश। क्या है, मैत्रक वंश। इसके संस्थापक थे भट्टारक। कौन थे, भट्टारक। यह वंश गुजरात के सौराष्ट्र में था। तो मैत्रक वंश कहाँ था, ये गुजरात के सौराष्ट्र में था। नेक्स्ट है, इसकी जो राजधानी थी बल्लभ थी। क्या थी, बल्लभ, जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक है। नेक्स्ट है, ये गुप्त के सामंत थे। किसके सामंत थे, गुप्त वंश के सामंत थे। अब दूसरा जो है यहाँ पे देखिए कलचुरी वंश। क्या है, कलचुरी वंश, जिसको चेदी वंश भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के क्षेत्र में था। तो कलचुरी वंश जो था कहाँ था, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के क्षेत्र में था। इस वंश के जो संस्थापक थे कोकल प्रथम थे। कोकल प्रथम थे। इन्होंने अपना राजधानी त्रिपुरी को बनाया। कहाँ बनाया, त्रिपुरी। यानी कलचुरी वंश की जो राजधानी था कहाँ था, त्रिपुरी। इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो गंगेई देव था। कौन था, गंगेई देव।
इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो गंगेई देव ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गौड़ वंश। क्या है? गौड़ वंश। यह बंगाल के क्षेत्र में था। गौड़ वंश जो था बंगाल के क्षेत्र में था और इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था साशंक था। कौन था? साशंक। इसने राजवर्धन की हत्या कर दी तथा महाबोधि वृक्ष को कटवाकर उसके जड़ में आग लगा दिया था। ठीक है। तो देखिए इसने राजवर्धन की हत्या कर दी तथा महाबोधि वृक्ष को कटवाकर इसके जड़ों में क्या कर दिया था? आग लगवा दिया था। इसकी हत्या हर्षवर्धन ने कर दी, जिसके बाद यह वंश स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश, इसमें बताया गया है कि पूर्वी गंग वंश है जो यह उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में था। जो पूर्वी गंग वंश जो था कहाँ था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। और इस वंश के जो संस्थापक थे आनंद वर्मन थे। कौन थे? आनंद वर्मन थे। आनंद वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया। तो इस वंश के जो संस्थापक कौन थे? यानी पूर्वी गंग वंश के आनंद वर्मन थे, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। इस वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर में सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वंश के शासक नरसिंह प्रथम कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार पूछा भी गया था। फिर यहाँ पे है इस वंश के शासक नरसिंह देव ने भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर बनाया था। तो इस वंश के जो शासक थे नरसिंह देव, वो भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर बनवाया था। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है काकतीय वंश या तेलंगाना। काकतीय वंश, यह तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश था। जो काकतीय वंश जो था यह तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश था। इसके संस्थापक जो था बीटा प्रथम था। ठीक है। इस वंश का अगला शासक रुद्र प्रथम बना। कौन बना? रुद्र प्रथम बना। इसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। कहाँ बनाया था? वारंगल को बनाया था। नेक्स्ट है इस वंश का अगला शासक प्रताप रुद्र देव था। कौन था? प्रताप रुद्र देव था, जिसके सामने मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। तो इस वंश का जो अगला शासक था कौन था? प्रताप रुद्र देव था, जिसके सामने मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर लगाकर तथा कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेंट किया। तो देखिए इसने बिना लड़े अधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी सोना की प्रतिमा को जंजीर लगाकर और कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या कर दिया था? भेंट कर दिया था। इसके बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया और इस वंश का अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो इस वंश पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अब यहाँ से छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा वंश है यादव वंश। क्या है? यादव वंश। यह महाराष्ट्र के देवगिरी के क्षेत्र में था। यादव वंश जो था महाराष्ट्र के देवगिरी के क्षेत्र में था और इसके संस्थापक थे भिल्लम पाँच थे। इसकी जो राजधानी थी देवगिरी थी। कहाँ थी? देवगिरी। यादव वंश का जो राजधानी था देवगिरी थी। नेक्स्ट है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ कौन? सिहन्ना। कौन हुआ? सिहन्ना। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, इस वंश का शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया, किंतु इसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का जागीरदार बना दिया था। तो यहाँ पे फिर से टॉपिक को पढ़ते हैं कि इस वंश के जो शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया, किंतु उनकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे देवगिरी की जागीर प्रदान किया था। ठीक है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है होयसल वंश। होयसल वंश ये भी छोटा टॉपिक है। यह यादव वंश के सामंत थे। क्या थे? यादव वंश के सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र यानी आधुनिक
हलवीड को बनाया। इस वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्मन थे। कौन थे? विष्णुवर्मन। इन्होंने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर बनाया था। तो देखिए जो विष्णुवर्मन थे उन्होंने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम शासक बिरबलाल तृतीय था। यानी होयसल वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? बिरबलाल तृतीय था, जिसे मलिक गाफूर ने पराजित कर दिया और यह वंश समाप्त हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हमें पढ़ना है नेक्स्ट डे कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, जो कि पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।